सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जिसने बहुत समय पहले और बहुत समय से कहें तो बहुत नाम कमाया। सरकारी तौर पे भी उनको बहुत सम्मानित किया गया, बहुत बड़े बड़े उनको अवार्ड्स मिले। पर्यावरण के लिए लगातार वो काम करते रहे। वहीं उसके साथ साथ सामाजिक तौर पे भी वो इतने एक्टिव रहे कि उनकी तबीयत बीच में बहुत खराब हुई, बट वो दोबारा से आए, अपने समाज के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन आज एक ऐसा समय है जब उनके ऊपर एनएसए द्वारा जो है उनको जेल में डाल दिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। क्या कारण रहा, क्या कुछ रहा, बिल्कुल भी साफ नहीं हो पा रहा है कि किस वजह से उनके ऊपर जो है देशद्रोह का आरोप लगा। और वही एक तरफ सरकार उनको अवार्ड दे रही है, बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं जो पता नहीं किस किस को नहीं मिलते, बट उनको वो सब कुछ मिला जो किसी को नहीं मिलता। लेकिन आखिरकार उनको देशद्रोही बता के जेल में डाल दिया गया। ये कैसा शासन है? आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए लाल बहादुर खोवाल जी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। सर से बातचीत करते हैं और इस मामले में क्या कुछ चीजें छूट गई, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो सरकारी तौर पे हो, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बहुत से मामले लगातार सामने आते रहे कि सरकार जो है कहे देशद्रोही के रूप में आपको मान के, आप पे आरोप लगा के हमें जेल में डाल देती है। लेकिन एक जो हम कहते हैं ना बैकग्राउंड, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं था, या कहें कुछ सबूत ही ऐसे मिल नहीं पाए, या हम देख नहीं पाए, या पारदर्शिता नहीं रही, समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो जैसे अभी सोनम वांगचुक जी की बात करें तो एक काफी नामी चेहरा है, काफी सामाजिक चेहरा है। इन्होंने ऐसा क्या किया, या इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसा क्या रहा इनके केस में कि इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई? ऐसा है, सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जिसने पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, और ऐसा व्यक्ति जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिले, जिसको ग्लोबल अवार्ड मिले, रियल हीरोज अवार्ड जैसे दर्जनों अवार्डों से उसको नवाजा गया। लेकिन बावजूद उसके भी एक प्रजातंत्र में संवैधानिक आधार पर, संविधान के तहत, आर्टिकल 21 के तहत वो अपने लद्दाख के लिए मांग कर रहा था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसको 6th शेड्यूल में डाला जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख के लिए अलग से हो, और इसके अलावा अलग से लोकसभा की सीटें इसके लिए हो। क्या ये मांग करना अपराध की श्रेणी में आता है? उस व्यक्ति ने इसके अलावा जो देश को दिया, जो लद्दाख को दिया, वो बड़ा ही स्मरणीय विषय है। उस व्यक्ति ने पर्यावरण के मामले में किस तरह से एक मुहिम छेड़ करके उस क्षेत्र को कितनी क्या तरोताजा और क्या उसको एक मिसाल कायम की उस क्षेत्र के लिए। इसके अलावा उस व्यक्ति ने सेनाएं जो हमारी देश की रक्षा करती है, वो सर्दी के मौसम में किस तरह से वहां रह नहीं पाती थी, उनके लिए उसने एक टेंट का ऐसा एक डिवाइस इजाद की, जिससे कि एक सोलर पावर की से मतलब एक ऐसा वो टेंट बनाया जिससे वो सैनिक बड़े आराम से वहां रह सकते हैं। अदरवाइज जो सर्दी के मौसम में वहां रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। इसके अलावा वो पैदल चलकर शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में अपनी मांग को रखने के लिए आया। लेकिन जब यहां उसको कोई मिलने तक तैयार नहीं हुआ, कोई संतुष्टिपूर्ण उसका जवाब नहीं मिला, वो वापस लौट गया। एक आराम से हिंसावादी तरीके से वो एक अनशन कर रहा था। जब सरकार ने देखा कि अगर हमने ये मांग उसकी पूरी की, जबकि सरकार इस बात की घोषणा भी कर चुकी थी, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी 6th शेड्यूल में डालने की बात भी पहले कह चुके थे, लेकिन जब हमारे अडानी अंबानी का जब उनके ऊपर प्रेशर आया कि अगर इसको 6th शेड्यूल में डाला तो हमें वहां की जमीनों पर, वहां के खादानों पर, वहां के रिसोर्सेज के ऊपर जब हम अपना कारोबार शुरू करेंगे तो हमें लद्दाख से वहां परमिशन लेनी पड़ेगी, अन्यथा तो हम वहां सेंटर से ही, मोदी जी से और शाह जी से ही हम लेटर लेकर के वहां कोई भी अपना कारोबार किसी भी जमीन पे किसी भी तरह हम कब्जा करके वहां अपना व्यापार कर सकेंगे। केवल अडानी अंबानी के दबाव में आकर के सोनम वांगचुक को एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में आज गूंज रहा है, पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया
उसके नाम पे कितना मतलब लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, उसको रिहा किया जाए, उसको छोड़ा जाए। उसकी पत्नी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, हैबियस कॉर्पस वहां फाइल, सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जिस व्यक्ति को अंदर नहीं करना चाहिए था, एनएसए लगा करके अंदर कर दिया गया, वो आदमी बाहर होना चाहिए था। वो देश के लिए लड़ रहा था, वो देश का नाम रोशन कर रहा था, वो सलाखों के पीछे है। और इसी के साथ जोड़ते हुए अगर मैं बताऊं कि अभी 2 दिन पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी, उसकी कोर्ट में एक व्यक्ति राकेश किशोर नाम का वकील कोर्ट में आता है और कोर्ट में आकर जस्टिस साहब के ऊपर जूता फेंकता है। और उसके बाद जस्टिस साहब ने उदारता दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, कोई कंटेम्प्ट ना बनाई जाए, ना कोई एफआईआर की जाए। बावजूद उसके भी वो कोर्ट में ये बोल रहा है कि आपने सनातन का अपमान किया है। माननीय न्यायाधीश को वो बोल रहा है कि आपने सनातन का अपमान किया है। यहां पे पीआईएल डाली गई थी, उस पीआईएल में आपने ऑर्डर क्यों नहीं किया? आपने वो शिव की मूर्ति का दोबारा से उसको बनाने का क्यों नहीं ऑर्डर किया? जबकि माननीय न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा उसमें कहा, उस समय जब वो पिटीशन डली थी, कि कोर्ट्स जो है वो इस तरह के कामों में कोई इंटरफियर नहीं करती। हमारा देश जो है सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। अगर आज हम एक मंदिर को बनाने की, एक मूर्ति को बनाने का अगर कोई आदेश करते हैं, कल को दूसरे धर्मों के लोग भी ऐसे आएंगे, तो ये कोर्ट का काम नहीं है, ये आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का काम है। ये उनके पास आप जाइए। फिर भी वो जब पिटिशनर जब ये वो कहने लगा कि इसमें आदेश किया जाए, तब उसने कहा कि आप जिस तरह से जो बात कर रहे हैं कि आप धर्म को यहाँ कोर्ट में मत लेकर के आइए, आप अपने इष्ट देव से, आप अपने जिसकी बात आप कर रहे हैं उसकी आप उसके लिए आप अपना मेडिटेशन करें। तो उसने एक बड़ी अच्छी सुलझे तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने बात की। और लेकिन इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो एक आर्मी ट्रोल है, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे काम करती है, सोशल मीडिया पे काम करती है, उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस साहब के बारे में अनर्गल बातें की और एक इस तरह से चीफ जस्टिस साहब को बताया कि ये कि सनातन धर्म के ये खिलाफ है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला चीफ जस्टिस है। ऐसी एक ट्रोल आर्मी ने काम किया, उसका भी माननीय चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा ये कहा पब्लिकली कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है। ठीक है, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, परंतु मैं मंदिर में भी जाता हूं, मैं मस्जिद में भी जाता हूं, मैं कृष्णों के उसमें भी जाता हूं, मैं किसी धर्म के साथ मुझे कोई वो नहीं है, मेरे लिए सभी धर्म बराबर है। बावजूद उसके भी बीजेपी के लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट किया, दुर्भावना पैदा की, लोगों के अंदर एक वैमनस्य पैदा किया। उसी का परिणाम हुआ कि राकेश किशोर जो कि पब्लिकली वहां कोर्ट में आया और इस तरह जूता फेंकने की उसने ये जो नजाकत की, ये संविधान के अगेंस्ट है, ये प्रजातंत्र के अगेंस्ट है। ये एक तरह से मैं अगर मानूं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया था, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम उन्होंने किया। और उसके बाद देखिए कि वो बाकायदा उसको माफ करने के बाद भी आज भी वो सोशल मीडिया पे और प्रेस में, मीडिया में वो बयान दे रहा है कि मेरा इष्ट देव, मेरा परमात्मा मुझे दोबारा भी अगर ऐसा करने का कहेगा तो मैं दोबारा भी करूंगा। बावजूद उसके भी आरएसएस और बीजेपी उसको बचाए हुए, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसको जेल में होना चाहिए था, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था। इसने लोगों की भावनाओं को भड़काया है, लेकिन वो सरेआम अपने बयान दे रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी उसको कहीं से टिकट देके चुनाव भी लड़वा दे। इसमें भी कोई गिरीमत नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी तरह अगर मैं बात करूं, परसों ही हमारे देश के जो कि सबसे बड़े मतलब एक हमारा IAS लेवल का जो एग्जाम पास करके और एक अधिकारी बनता है, देश की सबसे बड़ी मतलब एक अधिकारी उसको माना जाता है कि IPS, जो कि हमारे वाई पूर्ण कुमार
आईपीएस जो कि एडीजीपी लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या के जो कारण पता लगे वो भी दिल दहला देने वाली घटना है। उसकी पत्नी जो कि आईएएस है, उसने जब ये देखा, जापान में वो गई हुई थी, कल जब वो आई है, उसने जब वो सुसाइड नोट देखा, उसने बाकायदा पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहा कि जो हरियाणा के डीजीपी है शत्रुजीत कपूर और जो एसपी हैं नरेंद्र बिजारनिया, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर की जानी चाहिए और मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। इवन न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, पब्लिक को भी दिखना चाहिए भी इनके साथ न्याय किया जा रहा है। और बाकायदा उन्होंने लिखा कि एक दलित जाति की होने की वजह से आईपीएस अधिकारी जो कि शेड्यूल कास्ट से अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, इस वजह से उसके जाति आधार पर उसको प्रताड़ित किया गया, उसको इस तरह की भावना उसके खिलाफ रखी गई, इस तरह की उसको पोस्टिंग दी गई, उसको बार बार हरासमेंट किया जा रहा था, उसके खिलाफ झूठे केस में उसको फंसाने का एक षड्यंत्र डीजीपी के द्वारा किया जा रहा था। उससे हताश होकर के, उससे परेशान होकर के, उससे दुखी होकर के अबैट किया उन्होंने उसको मरने के लिए। डीजीपी और एसपी लेवल के अधिकारियों ने उसको मरने के लिए मजबूर किया और उसने आत्महत्या कर ली। और वो एक आईएएस अधिकारी जो अब गुहार लगा रही है और ये कह रही है कि वो व्यक्ति है जिनके खिलाफ मैंने दरखास्त दी है, वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो डीजीपी के पोस्ट पे बैठे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करेंगे, वो सबूतों को मिटाने का भी काम करेंगे, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इवन उसने ये भी कहा कि मेरी बेटी अभी विदेश में है, जब वो आएगी उसके बाद ही मैं इसका पोस्टमार्टम अपने पति का करवाऊंगी। और कितनी बड़ी ये घटना है, कितनी विचित्र बात है कि आज देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि आईएएस आईपीएस लेवल के अधिकारी भी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं और उनको डाउट हो रहा है कि मुझे पता नहीं न्याय मिलेगा भी कि नहीं भी मिलेगा। जी सर, अब अगर हम ये तीनों मामले देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो इसमें साफ पता चलता है कि कई बार कानून की ताकत इतनी तेज होती है कि मुजरिम पकड़ा जाता है और लोगों को बहुत अच्छा संदेश आता है। लेकिन कई बार आपके पास बहुत अच्छी ताकत होती है, जैसे आप आईएएस लेवल पे हो या आप जैसे सोनम वांगचुक जी की बात करी जाए, बहुत बड़े सामाजिक लेवल पे हो, पर कानून कई बार आपके लिए भी काम करता नहीं दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रही कि कानून काम नहीं करता, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि कानून काम करता नहीं दिखाई देता। तो ऐसे समय पे क्या किया जाए, चाहे आप एक आम जन हो या आप एक आईएएस अधिकारी हो, चाहे आप बहुत ऊंचे लेवल पे हो, कि सरकार का जो कानून है, संविधान है, ये हमारे लिए बराबर तरीके से काम कर पाए। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा ही इसके लिए तो जन भावनाएं दिख रही हैं। आज हम देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने, सामाजिक लोगों ने इस बात पे प्रतिक्रिया दी है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इवन पोस्टमार्टम से पहले ही उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नहीं कर रही। सरकार की क्या मंशा है, वो क्या चाहती है? क्या वो जन भावनाओं को देखना चाह रही है? क्या वो ये देखना चाह रही है कि हम उस पीड़ित महिला को, उस आईएएस अधिकारी को हम तब न्याय देंगे अगर पब्लिक हमारे खिलाफ होगी? क्या आपने वोट की राजनीति करनी है? भी लोग अगर हमें दिखा भी हमारा वोट खिसकने वाला है तो हम उनको न्याय देंगे, अन्यथा हम उन अधिकारियों को बचाने का काम करेंगे। ऐसा हमें दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। अन्यथा इसमें तो जन भावना को देखने की जरूरत ही नहीं थी। एक अपराध किया है, एक आईएएस अधिकारी है, वो एप्लीकेशन दे रही है, बाकायदा रिटर्न में उसने एप्लीकेशन दी है, एक सुसाइड नोट उनके सामने है, सरेआम दिख रहा है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उसने एससी कमीशन को भी पहले उन अधिकारियों की कंप्लेंट की है। वो बार बार हाई कोर्ट में भी जा रहा है, वो बार बार कंप्लेंट भी कर रहा है कि मुझे एससी शेड्यूल कास्ट का होने की वजह से इस तरह की प्रताड़ना दी जा रही है, मुझे ऐसी पोस्टिंग दी जा रही है, मुझे झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। वो बार बार बोल रहा है, ये प्रमाण है। इतने प्रमाण के बावजूद भी अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, एफआईआर समय पे नहीं होती, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, वहीं अगर सोनम वांगचुक जी के केस की अपडेट की मैं बात करूं तो क्या कुछ अपडेट है? क्या उनके विरुद्ध अभी कोई हम कहे कोई सबूत मिला है कि उन्होंने देशद्रोही करी है या देशद्रोह है? वो ऐसा है जी, ये सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसा कानून जो एक एनएसए का जो एक कानून जो ऐसा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है, उसकी धारा उसके खिलाफ लगाई गई है। और उसमें सरकार ये भी कह सकती है, अगर उनको कोई प्रूफ तो मिलेगा भी नहीं, उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत है ही नहीं,
परंतु ना मिलने के बावजूद भी सरकार ये भी कह सकती है कि सुरक्षा कारणों से अभी हम इसके खिलाफ जो हमने सबूत इकट्ठे किए हम वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो ये भी कह सकती है। तो सर कोई बेस तो होगा उनको जेल में डालने का सरकार के पास? उस व्यक्ति का बेस और अरेस्ट करने का और उसको क्यों अरेस्ट किया, मैं तो एक ही बात मानता हूं कि अडानी अंबानी को बचाने के लिए, और सिर्फ इस बात पे एक उनके खिलाफ एलिगेशन जो लगाया गया कि वो पाकिस्तान में गया और वहां उसने एक स्पीच दी, पर्यावरणविद के रूप में वो वहां पे शामिल हुआ, उसने इवन वहां पे मोदी की और मोदी सरकार की भी वहां प्रेज की, लेकिन उस बात से उनका लेना देना नहीं था। उनका मकसद केवल और केवल अडानी और अंबानी के व्यापार को लद्दाख में बढ़ाना, उसको वहां स्थापित करना, उनकी वहां की जमीनों पे ऊपर से पत्र जारी करके, ऊपर का लेटर जारी करके वहां पे उनके व्यापार को स्थापित करना, ये मकसद इसके पीछे हमें लग रहा है और ऐसा ही था। अन्यथा उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे देश की सुरक्षा पे कोई आंच आई हो या किसी आतंकवादी से उसको मिलने की कोई बात आई हो, ऐसा कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं दिखाई दिया, अन्यथा सबूत सामने होते। जी तो सर अगर इन तीनों केस की बात करें तो कानूनी निगाहों से हम देखें तो क्या कुछ इनके पक्ष में फिलहाल दिखाई दे रहा है, या क्या कुछ कहे इनके साथ हम अन्याय नहीं होगा, क्या कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा? ऐसे देखो, ये तो सरकार हमेशा ज्यादती करती आई है, हमेशा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हम देख रहे हैं कि न्याय कहाँ मिलता है। जब लोग सड़कों पे आते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, उनको भी सबसे पहले सरकार की मंशा यही रहती है कि हम इनको धरने दे करके इनको पूरी तरीके से है ना ये थक जाएं, धरने दे के भी थक जाए, फिर उनको प्रताड़ना की जाती है, फिर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, फिर भी अगर लोग नहीं डरते तब उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, तब जाकर के उसको न्याय मिलता है। तो सर अगर अभी की बात करें तो क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है और लोगों को किस तरीके से सावधान और सतर्क रहना चाहिए ताकि कभी कल को उनके साथ कुछ ऐसा या कुछ ऐसा ही ना हो पाए? ऐसा है, देखो, देश ने, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, उनकी वजह से हम आजादी मिली और उन्होंने एक सुंदर सा संविधान हमें दिया। लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, न्यौछावर हुए देश के लिए। उसके बाद एक सुंदर संविधान हमें मिला। संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत ही हम हर काम करते हैं। आज मीडिया भी संविधान ने जो अधिकार दिया, इसी वजह से आप ये बाइट कर रहे हैं जी। उसी के तहत हर एक व्यक्ति को, हर इंसान को जागरूक होना चाहिए, उसको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। अगर कोई अधिकारों का हनन हो रहा है तो तुरंत उसको अपनी आवाज उठानी चाहिए, इस बात के लिए डरना नहीं चाहिए, निडर होकर लड़ना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, प्रेस में आना चाहिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए कोर्टों में जाना चाहिए। ये अधिकार संविधान ने दिए हैं और उनको हमें जानने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें उन पे गहनता से उन पे मंथन करने की जरूरत है कि क्या अधिकार है और क्या हमें करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे एडवोकेट लाल बहादुर खुवाल जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत से मामले ऐसे आ जाते हैं जहां पे हमें दिख रहा होता है कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्य नहीं हो रहा, और उसमें सरकार तब कदम उठाती है जब लोग उसकी आवाज उठाते हैं, जब लोग विरुद्ध में आती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आप पिछड़ रहे हैं या आपके ऊपर कहीं से दबाव आ रहा है तो अपनी आवाज उठाइए और आप भी एक जागरूक नागरिक होते हुए उन सभी की आवाज बनिए जिनको आपकी जरूरत है। और हम तो यही कहेंगे कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। देखते रहिए आधार न्यूज़ राना। धन्यवाद।